जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। आइए प्यारे साथियों, आज से हम लोग जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस 2024 की परीक्षा के लिए जो हमारा ईयरली करंट अफेयर्स है उसको हम लोग जो है मंथली करके, यानी कि महीने के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग इन लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग जो है जनवरी 2023 के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पीटी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपीएससी और पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, तो उन्हीं का डिस्कशन आज हम इसमें करेंगे जो कि जनवरी 2023 को लेकर के रहने वाले हैं। ठीक है, सभी मंथ्स को हम लोग जो है एक एक वीडियो लेक्चर में कवर अप करते चलेंगे, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं केवल जनवरी 2023 मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट 1 के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने 30 प्रश्नों को रखा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ग्रीन बैक शब्द से आप क्या समझते हैं। जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसके संदर्भ में कहा है कि जो ग्रीन बैक शब्द है उससे आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए है कि यह सेंट्रल बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सेकंड है, यह हरित बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने के लिए विनिवेश और आय का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। थर्ड ऑप्शन है, यह पैसे को मजबूत करने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा उठाए गए कदमों को संदर्भित करता है। फोर्थ ऑप्शन है, यह 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पहले पेपर मनी को संदर्भित करता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पहले पेपर मनी को संदर्भित करता है। क्योंकि याद रखना, सबसे पहले तो न्यूज में रहा था ये विषय जो है, क्यों? देखो, कम ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है, सबसे कम ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है उनके बीच क्या है कि जो अमेरिकी डॉलर हैं उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो रुपया तेजी से कमजोर हुआ है, आप लोग जानते हो। क्योंकि कुछ विदेशी जो बैंक हैं उन बैंकों ने ग्रीन बैंक खरीदा, और हम लोग कह सकते हैं कि विदेशी जो निवेशक हैं उनके घरेलू बाजार से बाहर निकलने के कारण ऐसा हुआ है। अब बात यह आती है कि ग्रीन बैंक ये है क्या चीज, ग्रीन बैंक है क्या चीज? तो याद रखना, एक ग्रीन बैंक यानी कि हम लोग बात करें, एक ग्रीन बैंक की हम लोग बात करें तो ये ग्रीन बैंक क्या है? यूएस पेपर डॉलर के लिए एक शब्द है, एक वर्ड है। यानी कि ग्रीन बैक जो है 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए पहले पेपर मनी को संदर्भित करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। और संयुक्त राज्य सरकार के द्वारा समर्थित जो कानून है उनके द्वारा कानूनी निविदा थी, यानी कि जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अमेरिकी नागरिक हैं वो युद्ध के खर्चों को कवर करना था। अब बात यह आती है कि इसको ग्रीन बैक हम लोग कहते क्यों है, ग्रीन बैक क्या है? क्योंकि कागज के नोट के पिछले हिस्से पर देखोगे तो हरे रंग की स्याही होती है, इसीलिए इसको ग्रीन बैक नाम दिया गया, क्योंकि वे पूरी तरह से सोने द्वारा समर्थित नहीं थे। ग्रीन बैक्स की बात करें तो उन्होंने मूल्य खो दिया और अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति होती है उसका एक रीजन बन गया, कारण बन गया। भले ही 19वीं शताब्दी के बाद उनका खनन नहीं किया गया था, लेकिन अब शताब्दी का या उस शब्दावली का उपयोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के संदर्भ में किया जाता है। अब बात आती है कि जो हमारे पास ग्रीन बैक ट्रेडिंग मैंने बताया वो क्या है, तो याद रखना, विदेशी मुद्रा में या विदेशी मुद्रा बाजार में जो व्यापारी अमेरिकी डॉलर को संदर्भित करते हैं और उसको करने के लिए ग्रीन बैक शब्द का उपयोग करते हैं, इसलिए यूनाइटेड स्टेट डॉलर यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स में ट्रेडिंग का एक क्या है, एक संकेत है, एक इंडिकेट है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में कोटिया क्षेत्र खबरों में रहा है। हाल ही में कोटिया क्षेत्र खबरों में रहा है। यह निम्नलिखित में से किसके बीच एक विवादित क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मिजोरम और असम।
याद रखना, सबसे पहले तो कोटिया क्षेत्र, देखिए नए पटनायक सरकार ने विकास गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए क्या किया, संयुक्त सचिव रैंक से ऊपर के जो अधिकारी थे इनको कोटिया के लिए उड़ान भरने की परमिशन देने का प्रस्ताव रखा, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों के द्वारा दावा किया गया क्षेत्र है। किसके द्वारा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और याद रखना, कोटिया क्षेत्र की हम लोग बात करें, जो कोटिया क्षेत्र है, कोटिया क्षेत्र एक क्षेत्र जिसमें 22 राजस्व गांव और 7 बस्तियां हैं, जो कि राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 550 किलोमीटर दूर है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों जो है कोरापुट जिले में जो कोटिया ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं उन पर अधिकार क्षेत्र का दावा करते हैं, और यही रीजन है कि हमारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राइट आंसर है इसका। क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच देखोगे तो क्षेत्रीय विवाद 5 दशक पुराना है, यानी कि दोनों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में कोटिया पर एक दूसरे के प्रशासनिक नियंत्रण को चुनौती दी है, जिसने पहले 1968 में फिर 2006 में यथास्थिति का आदेश दिया था। क्योंकि जो कोटिया पंचायत है उसके निवासियों को अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के जो आंध्र प्रदेश का जो विजयनगरम जिला है, उस विजयनगरम जिले के कोरापुट और सालूर में जो पोट्टांगी संभाग हैं दोनों से लाभ मिलता है इसको, क्योंकि वे अपनी दैनिक एक्टिविटियों के लिए दोनों ब्लॉकों पर निर्भर हैं। किस पर? ब्लॉकों पर डिपेंड है। अब 2021 में आंध्र प्रदेश ने क्या किया, जो कोटिया गांव है उसमें मतदान केंद्र बनाए और कुछ गांव में सीधे पंचायत चुनाव भी करवाए। और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या हुआ, 2022 में उड़ीसा में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव हुआ। और उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, याद रखिएगा, दक्षिणी भाग है उड़ीसा का, उसमें इस क्षेत्र को हाल ही में देखोगे, जो स्थित है इस क्षेत्र को हाल ही में देखोगे तो भुवनेश्वर और जयपुर के बीच जो नियमित उड़ान है उनके साथ हवाई संपर्क मिला। उसी के साथ ही कोटिया में हेलीपैड बनाया गया, यानी कि 4000 से अधिक लोगों की आबादी वाले क्षेत्र में जो उड़ीसा सरकार थी उसका विकास प्रोत्साहन दिखाई दे रहा था। कोटिया के सभी गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, लेकिन 15 प्राथमिक विद्यालय, 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 2 अन्य विद्यालय वो एसटी विकास विभाग ने तत्वाधान में ले लिए हैं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहा है कि यह फारस की खाड़ी मुहाने पर स्थित है, यह ईरान और ओमान को अलग करता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, यह संभवतः निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होर्मुज जलडमरू मध्य, होर्मुज जलडमरू मध्य। क्योंकि हाल ही में देखोगे संयुक्त राज्य अमीरात और ईरान की सेना ने ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र पर जो है होर्मुज के रणनीतिक जलडमरू मध्य के पास अपना वार्षिक ड्रिल शुरू किया है। अब ये होर्मुज जलडमरू मध्य की बात हम लोग कर लें तो जो जलडमरू मध्य है ये फारस की खाड़ी पर जो मुहाना है वहां पर स्थित है, और जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्र में होने वाले जितने भी तेल के लगभग 5 हिस्से इसके माध्यम से गुजरते हैं। और जलमार्ग ईरान और ओमान को अलग करता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यानी कि जलडमरू मध्य अपने सबसे संकरे बिंदु पर यानी कि 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। सऊदी अरब है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, इराक है, इनसे निर्यात किए जाने वाले जो कच्चे तेल हैं जैसे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC, इनके सभी सदस्य इस जलमार्ग के माध्यम से भेजे जाते हैं। यानी कि ये दुनिया के सबसे बड़े LNG यानी कि निर्यातक कतर के द्वारा देखोगे तो उत्पादित जितने भी लगभग सभी तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो है LNG, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाने वाला मार्ग है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमीरात और सऊदी अरब ने अधिक तेल पाइपलाइनों के निर्माण के सहित देखोगे तो जलडमरू मध्य को बाईपास करने के लिए अन्य मार्गों को खोजने की मांग भी की हुई है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होर्मुज जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में कहा गया है कार्य क्षेत्र राजकोषीय असंतुलन यानी कि VFI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह केंद्र और राज्यों की राजस्व बताने की क्षमता और व्यय की जरूरत के बीच बेमेल को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, यहां जुटाने की क्षमता होगी, ठीक है ना, जुटाने की क्षमता। सेकंड है, यदि यह VFI शून्य है तो राज्यों के पास अपने स्वयं के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व है और वित्तीय हस्तांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? सबसे पहले तो याद रखना, केंद्र सरकार जो है वो राज्यों की तुलना में अधिक कर शक्तियों से संपन्न है, जबकि राज्यों को केंद्र सरकार की तुलना में अधिक व्यय जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यानी कि ये संघ जो है, संघ और राज्य सरकार, इनके बीच क्या है, एक ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन यानी कि BFI को जन्म देता है। ठीक है ना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। लेकिन बात करें कि जो कार्य क्षेत्र राजकोषीय असंतुलन होता है BFI, ये होता क्या है? देखिए, केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक कर शक्तियों से संपन्न है। मैंने बताया कि जबकि राज्य को केंद्र सरकार की तुलना में अधिक व्यय जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, और ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को जन्म देता है, जो कि राजस्व जुटाने की क्षमता और केंद्र और राज्यों की व्यय आवश्यकताओं के बीच बेमेल को संदर्भित करता है, जिससे हमारा पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। यानी कि व्यय के लिए जो है राज्य के अपने राजस्व के अनुपात को घटा करके 1 से 1 के बराबर हो जाता है बिल्कुल। यदि वे मान चलिए BFI अनुपात 0 है तो राज्य के पास क्या होगा, अपने स्वयं के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व है और वित्तीय हस्तांतरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि मान चलिए BFI अनुपात जो है अधिक सकारात्मक हो जाता है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है कि राज्य का अपना व्यय जो है उसके राजस्व से अधिक हो रहा है, क्योंकि टैक्स के सिकुड़ते पुल के कारण देखोगे तो उन्हें सौंपा गया है या हस्तांतरण किया गया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 280 जो है वो व्यय उत्तरदायित्व राज्यों के और राजस्व जुटाने वाले प्राधिकरण यानी कि संघ या GST परिषद के बीच क्या है, मुख्य रूप से विषमता से निपटने के लिए हर 5 साल में वित्त आयोग की स्थापना करके इस BFI को सुधार करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्लेनेट परेड शब्द एक ऐसी घटना है जिसमें ऑप्शन ए है कि कुछ ग्रहों के उपग्रह पृथ्वी से नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। सेकंड है, ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई दे रहे थे। थर्ड ऑप्शन है कि ग्रहों को पृथ्वी के समान रेखा में संरेखित किया गया था। फोर्थ ऑप्शन है कुछ ग्रह सूर्य के समान रेखा में थे। तो याद रखना, हाल ही में पिछली कुछ रातों में, उस समय की बात, जनवरी की जो करंट की बात थी, कुछ रातों में शुक्र और शनि धीरे धीरे आकाश में एक साथ आ रहे, जो कि नग्न आंखों से दिखाई दे रहे थे। ठीक है ना, नग्न आंखों से दिखाई दे रहे थे। और ये प्लेटनेट परेड होती क्या है? ये प्लेटनेट परेड होती क्या है? तो याद रखना, ये घटना जो है जिसमें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ये पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई दे रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्रहों का मिलन, जिसे एक संयोजन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि 2 ग्रहों को एक साथ निकट दिखाई देता है ये, या यहां तक कि पृथ्वी के रात्रि आकाश में स्पर्श करता है, यानी कि लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद ग्रह अपनी संरेखण होता है, उस संरेखण के कारण रात्रि आकाश में एक ही स्थान पर कब्जा करते प्रतीत होते हैं। और पश्चिम में तो सूर्यास्त के ठीक बाद शुक्र और शनि की युति पृथ्वी से देखने पर 0.4 डिग्री की दूरी पर थी। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गर्म करने में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। सेकंड है गाय और
भेड़ जैसे जुगाली करने वाले जानवर इस मीथेन को मुख्य रूप से डकार के माध्यम से छोड़ते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है कि माना जाता है कि लाल समुद्री शैवाल गायों में मीथेन उत्पादन में भारी कटौती करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो याद रखना, इंडियन एक्सप्रेस में करंट में क्वेश्चन था, ये एक्सप्रेस में आया हुआ मुद्दा था। गाय और भेड़ जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है ना। तो वायुमंडल में क्या है, मीथेन की बात करें तो वायुमंडल में पहुंचने के बाद पहले 20 वर्षों में इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की वार्मिंग शक्ति 80 गुना है, उससे अधिक है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। भले ही मान के चलिए कि CO2 का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, मीथेन निकट अवधि में वार्मिंग की जो गति है वो निर्धारित करता है। यानी कि आज के ग्लोबल वार्मिंग का कम से कम 25% मानवीय कार्यों से देखोगे तो मीथेन के द्वारा संचालित होता है। मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्राकृतिक गैस में भी पाई जाती है, नेचुरल गैस में भी पाई जाती है। मीथेन मानव और प्राकृतिक दोनों स्रोतों सहित हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग स्रोतों से आता है। मानव जन्य स्रोत कुल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का लगभग 60% हिस्सा है। लैंडफिल है, तेल है, गैस प्रणाली है, कृषि गतिविधियां हैं, कोयला खनन है, अपशिष्ट जल उपचार है या कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं, वो सभी की सभी शामिल हैं, सभी की सभी शामिल हैं। ठीक है। और तेल और गैस उद्योग ये मानव जनित जो मीथेन उत्सर्जन होता है उसमें सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में उसमें से आते हैं, क्योंकि ये उत्सर्जन मुख्य रूप से देखोगे तो जीवाश्म ईंधन के दहन, लैंडफिल अपघटन और कृषि के कारण होते हैं। यानी कि और ये भी याद रखना, जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस मुख्य रूप से देखोगे तो डकार के माध्यम से मीथेन को बाहर निकालते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए राइट हो जाएगा। पूरक में देखोगे तो लाल समुद्री शैवाल शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये गायों में मीथेन उत्पादन में भारी कटौती करता है। थर्ड स्टेटमेंट इसलिए राइट है। उनके पास क्या है कि एक अद्वितीय पाचन तंत्र है जो उन्हें भोजन को तोड़ने और पचाने की अनुमति देता है, जो कि गैर जुगाली करने वाली जो प्रजातियां हैं वो नहीं कर सकती कभी। यानी कि जानवर इस आंशिक रूप से पचने वाले या फिर किण्वित भोजन को फिर से पचाते हैं और पाचन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इसे फिर से चबाते हैं। हालांकि रुमेन में देखोगे तो घास और जो वनस्पतियां हैं इनके किण्वन के रूप में है और मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है। ठीक है। तो इसमें हमारे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है रीहब परियोजना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, जो रीहब परियोजना है वो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन ए है कोयला संयंत्रों से प्रदूषण के स्तर को कम करना। सेकंड है नशाखोरी और शराब की लत से जूझ रहे लोगों की सेवा। तीसरा है मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना। फोर्थ है शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परियोजना। याद रखना, हाल ही में क्या था, खादी और जो ग्रामोद्योग आयोग है ना, जिसे हम लोग कहते हैं केवीआईसी, उसके अध्यक्ष ने क्या किया, रीहैब जो परियोजना है उसके तहत दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक, इनके सुलिया में जो है प्रशिक्षित लाभार्थियों को लाइव मधुमक्खी कॉलोनियों या मधुमक्खी पालन उपकरण और 200 मधुमक्खी बक्से वितरित किए थे। ठीक है ना। प्रोजेक्ट रीहब ये है क्या चीज? ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के तहत एक पहल है। ये जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मानव जंगली जो है संघर्ष को कम करने की एक किफायती तरीका है। ठीक है ना। और ये परियोजना देश के 7 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में चल रही है। यानी कि इस परियोजना के तहत मधुमक्खी बक्सों की जो बाड़ है ऐसे क्षेत्रों में लगाई जाती है जहां हाथी मानव बस्तियां या किसानों की खेती की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हाथियों के आने जाने के रास्तों पर देखोगे तो मधुमक्खी बक्सों की बाढ़ जंगली हाथियों के रास्ते को अवरुद्ध कर देती है और इस तरह मधुमक्खियों के जरिए हाथियों को इंसानों पर हमला करने और किसानों की फसलों को नष्ट करने से रोका जा सकता है। ठीक है ना। और राष्ट्रीय शहद मिशन की हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट रीहब केवीआईसी की तरह राष्ट्रीय हनी मिशन एक क्या है, उप मिशन है। यानी कि हनी मिशन मधुमक्खियों की आबादी, शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालकों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालने का एक कार्यक्रम है
इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मानव वन्य जीव संघर्षों को कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग शब्द समाचारों में रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो लेंसिंग शब्द है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है, यह तब होता है जब ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा से अधिक होता है। सेकंड है कि यह तब होता है जब बड़ी मात्रा में पदार्थ एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जो इसके पीछे की वस्तुओं से प्रकाश को विकृत और आवर्तित करता है। तीसरा है, यह तब होता है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अंतरिक्ष में वस्तुओं से प्रकाश को विकृत और आवर्तित करता है। फोर्थ है, यह तब होता है जब भारी मात्रा में पदार्थ भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जो प्रकाश को उसके विपरीत वस्तुओं से अलग करता है। ठीक है, तो याद रखना, कनाडा में जो है मैकगिल विश्वविद्यालय और बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc, उसके जो खगोलविद हैं उन्होंने पुणे में जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी कि GMRT के डेटा का क्या किया, उपयोग किया है। और उपयोग एक अत्यंत दूरी की जो आकाशगंगा है उसमें परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाने के लिए किया है। ये गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग होती क्या है समझिए। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की घटना तब होती है जब बड़ी मात्रा में पदार्थ, जैसे कि एक विशाल आकाशगंगा हो गई या आकाशगंगाओं का कोई ग्रुप हो गया, एक ब्लैक होल ले सकते हो, या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जो इसके पीछे की वस्तुओं का प्रकाश जो होता है उसको विकृत और आवर्तित करता है उसके कारण। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तब होता है जब बड़ी मात्रा में पदार्थ एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है और पीछे की वस्तुओं से प्रकाश को विकृत और आवर्तित करता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि मास बैंड लाइट पर आधारित है। क्योंकि जो नॉर्मल लेंस होते हैं, जैसे कि एक आवर्धक कांच में प्रकाश किरणों को मोड़ करके काम करते हैं, जो प्रकाश को कहीं और केंद्रित करने के लिए अपवर्तन नामक प्रक्रिया में क्या करते हैं, उनके माध्यम से गुजरते हैं। यानी किसी तरह किसी विशाल वस्तु कह सकते हो, किसी विशाल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उस क्षेत्र के करीब से गुजरने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी उनको मोड़ करके कहीं और केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, जिसमें नदी दी गई है, इधर उद्गम स्थल दिए गए हैं, राज्य यानी कि महादाई कर्नाटक, पूर्णा महाराष्ट्र, मालप्रभा कर्नाटक, बैनगंगा छत्तीसगढ़। ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित नहीं हैं? कितने जोड़े सही सुमेलित नहीं हैं? तो याद रखना, सबसे पहले तो भारत सरकार जो है उसने हाल ही में कर्नाटक की जो कलसा बंदूरी है, कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे गोवा और महाराष्ट्र के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करें महादाई नदी की, तो कर्नाटक के कहाँ पर, बेलगावी जिले में, बेलगावी जिले के खानापुर तालुक में जो भीड़गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे महादाई नदी कर्नाटक यानी कि पश्चिमी घाट से निकलती है। यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सुमेलित है। और पश्चिम की ओर बहते हुए ये उत्तरी गोवा जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। और मंडोवी बनाने के लिए क्या होता है, कई धारा नदी के प्रवाह में शामिल हो जाती हैं, जो गोवा से होकर के बहने वाली दो प्रमुख नदियों में से एक है। और ये पणजी में अरब सागर में जाकर के मिलती है। वितरण की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल का 375 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक में और 77 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में, और बाकी का 1580 वर्ग किलोमीटर गोवा में है। ठीक है, बात करें पूर्णा नदी की, तो ये मुक्ताई नगर जो है, मलकापुर क्षेत्र जो है उसके लिए प्रमुख या मुख्य जल स्रोत है। ये दक्षिण मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। यानी कि तापी नदी के साथ विलय होने से पहले महाराष्ट्र के मराठावाड़ यानी कि विदर्भ क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तो दूसरा जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। नदी की इसकी लंबाई कितनी है, 334 किलोमीटर है। बात करें मालप्रभा की, तो मालप्रभा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और भारत में कर्नाटक राज्य से होकर के ये गुजरती है। ठीक है ना, तो तीसरा वाला हमारा बिल्कुल ठीक है, सुमेलित है। और ये राज्य के बेलगांव जिले में लगभग 792.4 मीटर यानी कि 2600 फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट में मतलब उगता है। और ये नदी जो है बालकोट जिले के
कुदाल संगम में कृष्णा नदी से जाकर के मिलती है। बात करें बैनगंगा नदी की, ये भारत में नदी जो मध्य प्रदेश के सिवनी में, कहां पे, सिवनी में, गोपालगंज गांव के पास, मुंडारा में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ वाला गलत है। नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच से लगभग 580 किलोमीटर यानी कि 360 मील की घुमावदार दिशा में दक्षिण की ओर बहती है। वर्धा नदी में शामिल होने के बाद संयुक्त धारा जिसे प्रवाहित या प्राणहिता नदी के रूप में जाना जाता है और तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 इसमें हमारे युग्म सुमेलित हैं, बाकी 2 इसमें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में पेरू और ब्राजील समाचारों में रहे हैं। हाल ही में पेरू और ब्राजील समाचारों में रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है कि पेरू ब्राजील और प्रशांत महासागर दोनों के साथ सीमा साझा करता है। सेकंड है एंडीज पर्वत पेरू और ब्राजील दोनों से होकर गुजरता है। तीसरा है भूमध्य रेखा ब्राजील और पेरू दोनों से होकर गुजरती है। तो कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो याद रखना, पेरू में क्या है, पेरू में सोमवार को कम से कम 17 लोगों की मौत हुई थी जब ये करंट में रहा था, क्योंकि एक हवाई अड्डे पर धावा बोलने की अंतिम कोशिश कर रहे जो प्रदर्शनकारी थे 1 महीने पुराने राजनीतिक संकट के ताजा हिंसक दौर में सुरक्षा बलों से भिड़ गए। क्योंकि 1980 के दशक में देखोगे तो लोकतंत्र की जो वापसी थी, उसके बाद में जो दंगाई लोग थे उनके द्वारा ब्राजील के राज्य संस्थानों पर सबसे खराब हमले के एक दिन बाद यानी कि सोमवार को राजधानी में सुदूर पूर्व राष्ट्रपति जो थे जायर बोल्सोनारो, उनके समर्थकों के एक शिविर में ब्राजील की पुलिस तैनात की गई थी। पेरू की बात करें तो ये उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया से और पूर्व में ब्राजील से घिरा है, यानी कि दक्षिण पूर्व में बोल्विया और दक्षिण में चिली और दक्षिण और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है, सीमा साझा करता है। एंडीज पर्वत की जो बात ये कर रहा है, ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से कैरेबियन पर महाद्वीप के सबसे उत्तरी तट पर फैला हुआ है। ये क्या है, एक संकीर्ण पश्चिमी तटीय क्षेत्र को शेष महाद्वीपों से अलग करते हैं। ये चारों फैला हुआ है, अर्जेंटीना, बोल्विया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला। ठीक है ना, तो ये हमारा सेकंड वाला गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि एंडीज पर्वत पेरू और ब्राजील दोनों से होकर के गुजरता है, नहीं, केवल पेरू। और भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा कहां से होकर के गुजरती है? दक्षिण अमेरिका में देखोगे तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। तो तीसरा वाला तो बिल्कुल गलत हो गया अपना, क्योंकि पेरू से होकर गुजरती है कह रहा है। अफ्रीका में देखोगे तो गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, साओ टोम, प्रिंसिपे, सोमालिया। एशिया में देखोगे तो मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है। जल स्रोत की बात करोगे तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है हाल ही में टाइटल 42 नामक एक विवादास्पद नियम समाचारों में रहा है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। याद रखना, द हिंदू में करंट का मुद्दा बना था ये। संयुक्त राष्ट्र के अधिकतर प्रमुख जो हैं उन्होंने चेतावनी ऐसी दी थी कि नई अमेरिका सीमा प्रवर्तन योजना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और शरणार्थी कानूनों की जो बुनियादी नींव है उसको कमजोर करती है। ये टाइटल 42 है क्या चीज़? याद रखना, कोविड-19 महामारी के शुरुआती चरणों के दौरान 2020 में अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा बनाई गई क्या थी? एक आव्रजन नीति थी। सीमा एजेंडा को अमेरिका मैक्सिको सीमा पार करने वाले प्रवासियों को मैक्सिको या बाकी के देशों में जल्दी वापस करने की अनुमति देने के लिए नीति बनाई गई थी। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC, उसने उस समय कहा था कि भीड़ भाड़ वाली हिरासत सेटिंग्स में कोविड-19 के प्रसार को रोकना बहुत आवश्यक है। ये नीति रिपब्लिकन पूर्ण राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा लागू की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा भी की थी कि निकारागुआ,
क्यूबा और हैती, इनसे प्रवासियों को निष्कासित करने के लिए कोविड-19 महामारी जो युग प्रतिबंध हैं उनका विस्तार करेगा, जिसे शीर्षक 42 के रूप में जाना जाता है। और ये कदम अधिक राष्ट्रीयताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण लेने से रोकेगा और इस नीति के विस्तार और इसकी वैधता के जो निहितार्थ हैं उनके बारे में क्या करेगा, सवाल उठाएगा। इसलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइज अभियान खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आध्यात्मिक सशक्तिकरण, विज्ञान और तकनीक, एमएसएमई सेक्टर, एसटी/एससी के लिए योजना। तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति राइज आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से भारत का उत्थान और राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक सशक्तिकरण। लेकिन आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से भारत का उत्थान कैसे, क्या है ये? तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से जो राइज यानी कि राइजिंग इंडिया पर जो है राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ की शोभा बढ़ाई। राजस्थान के माउंट आबू में जो ब्रह्म कुमारियां हैं उनके द्वारा आयोजित हैं। ठीक है ना? और उन्होंने देखोगे तो ब्रह्म कुमारी साइलेंस जो रिट्रीट सेंटर हैं सिकंदराबाद तेलंगाना का उद्घाटन किया, और इंदौर मध्य प्रदेश में जो ब्रह्म कुमारी ऑडिटोरियम है और जो आध्यात्मिक कला गैलरी है उसकी आधारशिला भी रखी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एमबी गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। सेकंड है कि भारत और बांग्लादेश में 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों को कवर करेगा। जहाज प्रदूषण मुक्त तंत्र और शोर नियंत्रण तकनीक से सुसज्जित है। कौन से कथन सही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में से देखोगे तो एमबी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई थी, आप लोग सब लोगों को पता है। और दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश में 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। सेकंड वाला भी अपना ठीक है। और एमबी गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि 51 दिनों के क्रूज की योजना जो है विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाटी, बिहार में देखोगे तो पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहर सहित मतलब 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ बनाई गई। यानी कि एमबी गंगा विलास पोत की जो लंबाई है 62 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 12 मीटर है। इसमें 3 डेक हैं, 36 पर्यटकों की क्षमता वाला ये 18 स्वीट है, जिसमें पर्यटकों के लिए एक यादगार और शानदार अनुभव प्रदान के लिए सभी सुविधाएं दी गई हैं। यानी कि जहाज प्रदूषण मुक्त तंत्र और शोर नियंत्रण तकनीकों से सुसज्जित है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य पथ विक्रेता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। पहला दिया है कि यह गरीबों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा होगा। सेकंड है, इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। तीसरा है, इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नहीं आता है। फोर्थ है कि योजना का लाभ लेने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से पहले से उपलब्ध कराए जा रहे 5 सब्सिडी वाले खाद्यान्न नहीं मिलेंगे। याद रखना, चावल की कीमत गिर गई थी उस टाइम पे जो है, और केंद्रीय खाद्य सचिव ने जो है केरल सरकार के रुख का विरोध करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने के केंद्र के फैसले के बाद कीमतों में वृद्धि हुई थी, ऐसी बात उसमें कही गई थी। अब बात करें इसकी
कि जो गरीब या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबी या गरीबों को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज इसका एक हिस्सा है, यानी कि पहला वाला गलत है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसके तहत कवर किए गए प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से पहले से दिए या पहले से ही प्रदान किए गए 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा अतिरिक्त 5 किलो अनाज, गेहूं और चावल मुफ्त में उपलब्ध कराना है। इसलिए 3 और 4 तो हमारे वैसे भी गलत हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका नोडल मंत्रालय कहाँ है? वित्त मंत्रालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करेगा। सेकंड है साइट कार्यक्रम भी इससे संबंधित है। थर्ड है पेट्रोलियम मंत्रालय कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देश तैयार करेगा। तो उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता है उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। अब बात करें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बताया मैंने जैसे कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी और मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय जो है वो 19,744 करोड़ रुपए है परिव्यय जो है, यानी कि नवीन और नवीनीकरण जो ऊर्जा मंत्रालय है उससे रिलेटेड जो घटक हैं उनके कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देश तैयार करेगा। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा वैसे भी गलत हो गया, और देश में लगभग 125 GW की संबंधित जो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता होगी उस वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करेगा। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ठीक है, पहला वाला बिल्कुल राइट है। और ग्रीन हाउस ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट इसके लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत 2 अलग अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र, एक तो इलेक्ट्रोलाइजर उसके जो घरेलू निर्माण है और दूसरा हम लोग कह सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उनको लक्षित करना है। यानी कि मिशन के तहत ये सब प्रदान किया जाएगा। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी बार हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 2 इसके करेक्ट हैं, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में ग्राम रक्षा समिति खबरों में रही है, निम्नलिखित में से किस में उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए जम्मू में सबसे पहली बात तो जम्मू में क्या था कि जो आतंकवादी गतिविधियां थी उनमें वृद्धि के साथ जो आपकी CRPF है वो ग्राम रक्षा समितियों को पुनर्जीवित कर रहा है, जो कि 2000 के दशक की शुरुआत से उसमें भंग कर दी गई थी। तो राइट आंसर भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ग्राम रक्षा समिति क्या होती है? यानी कि VDC का गठन जो था पहली बार 1990 के दशक में, उसके मध्य में तत्कालीन डोडा जिला जो था अब किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिला जो है उसमें है। तो आतंकवादी हमलों के खिलाफ एक बल गुणक के रूप में किया गया था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है प्रवाल, ये परवल नहीं है, प्रवाल कर लेना इसको ठीक। प्रवाल में पीला बैंड रोग यानी कि येलो बैंड डिजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रवाल को नष्ट करने से पहले उनका रंग पीला कर देता है। अत्यधिक मत्स्य पालन, प्रदूषण और जल का बढ़ता तापमान इस रोग के होने के प्रमुख कारण हैं। प्रवाल विरंजन के प्रभावों के विपरीत रोग के प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? देखो स्टेटमेंट हमारे तीनों के तीनों ठीक हैं, क्योंकि ये एक तेजी से फैलने वाला रोग है।
जिसे जनरली पीला बैंड रोग के रूप में जाना जाता है। ये पूर्वी थाईलैंड में सुंदर संसाएं जो सैन द्वीप है उसमें समुद्र तल के विशाल हिस्सों में प्रवाल को नष्ट कर रहा है। ये प्रवाल को नष्ट करने से पहले ही उनका रंग पीला कर देता है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट ठीक है। और दशकों से पहली बार ये देखा गया कि इस डिजीज ने जो है कैरिबियन में चट्टानों को व्यापक नुकसान पहुंचाया था। इससे 6000 एकड़ से अधिक समुद्री क्षेत्र संक्रमित हो चुके थे। और अत्यधिक मत्स्य पालन है, प्रदूषण है, जल का बढ़ता तापमान है, इस रोग के होने के कारण यानी कि सब होते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड भी ठीक है। और ये पीले बैंड रोग के संपर्क में आने पर क्या होता है, प्रवाल जीवित नहीं रह सकते, धीरे धीरे सब मर जाएंगे। यानी कि प्रवाल भ्रंजन के प्रभाव के विपरीत रोग के प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 इसके स्टेटमेंट ठीक है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है भूस्खलन के कारणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है भूजल का अत्यधिक दोहन, सछिद्र मिट्टी पर भारी निर्माण, भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि। ठीक है, गतिविधि में वृद्धि। और इसने कहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो इसमें हमारे तीनों के तीनों राइट आंसर भी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूस्खलन के संबंध में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि याद रखना जोशी मठ में जो है जितने भी क्षतिग्रस्त इमारतें उनको गिराया जाना है, जो कि 678 ढांचों में दरारें आई हैं। और भूमिस्खलन भूमिगत पदार्थों के संचालन के कारण भूमि का धंसना सबसे इंपॉर्टेंट। और भूमिगत सामग्री के संचलन के कारण जमीन का धंसना, अक्सर पानी, तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज संसाधन, इनको पंपिंग करना, फ्रैंकिंग या फिर खनन गतिविधियां हैं, इनके द्वारा जमीन से हटाने के कारण। और प्राकृतिक घटना जैसे कि भूकंप है, मृदा संघनन है, हिमनदी है, या आप लोगों के समस्थानिक समायोजन है, अपरदन है, सिंक होल का निर्माण है, हवा होती है आप लोगों की, उसके द्वारा जमा की गई मिट्टी जो महीन मिट्टी होती है, तो उसमें क्या होता है, पानी का रिसाव होता है, उसके कारण जो धंस जाती है ज़मीन वो वाली। ठीक है ना। और इसके संभावित कारण तो जैसे अत्यधिक दोहन, मिट्टी पर भारी निर्माण और गतिविधि में वृद्धि, है ना। तो ये सभी के सभी इसके कारण होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में ट्रिपल टेस्ट नियम खबरों में रहा है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है स्टेटमेंट, स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना। सेकंड है आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना ताकि अतिव्याप्ति का उल्लंघन ना हो। थर्ड है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए आरक्षित सीट कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो स्टेटमेंट तो तीनों के तीनों ठीक है, स्टेटमेंट तीनों के तीनों ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ट्रिपल टेस्ट के बारे में, क्योंकि 4 मार्च 2021 को देखोगे तो जो तय किए गए थे विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रिपल टेस्ट शर्तों की जो रूपरेखा थी वो तैयार की गई थी। यानी कि ट्रिपल टेस्ट के लिए सरकार को स्थानीय निकाय में ओबीसी के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 3 कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता थी, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की जो कठोर अनुभवजन्य की जो जांच थी वो करने के लिए समर्पित जो आयोग था उसका गठन करना। जो आयोग की सिफारिश वाला है जो थर्ड स्टेटमेंट है, तीनों की तीनों शर्तें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है कि हाल ही में TMAI फाउंडेशन मामला 2002 खबरों में रहा है। यह निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है कि अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, निजता का अधिकार, संवैधानिक आपातकाल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की स्थिति जो है वो इस बात पर मतलब कि अनिश्चित कर रही थी कि क्या 1993 में उसकी जो अधिसूचना है उसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी इनको अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पहचानने की आवश्यकता है,
क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक दृष्टिकोण के इस विचार के आलोक में पुनर्विचार की आवश्यकता है कि धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक होते हैं उन समुदायों की राज्यवार पहचान की जानी चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है टीएमए पाई फाउंडेशन मामले 2002 का उल्लेख किया और कहा कि आर्टिकल 30 का खंड जो 1 है वो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार न तो पूर्ण है और न ही कानून से ऊपर है, यानी कि इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिला भी 24 सप्ताह तक अपना गर्भपात कर सकती हैं। सेकंड है सामान्य तौर पर एमटीपी संशोधन नियम 2021 का नियम 3(2)B एकल महिलाओं को 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं देता। आईपीसी के तहत गर्भपात एक आपराधिक कृत्य है अगर यह एमटीपी शर्तों को पूरा नहीं करता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो स्टेटमेंट तो तीनों ठीक होने चाहिए, तो राइट आंसर भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों तीनों ठीक होने चाहिए? क्योंकि गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश महिलाओं की मदद नहीं कर रहा है। ये गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति एमटीपी जो है सितंबर 2022 में जो है सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की जो पीठ थी उसने फैसला सुनाया था कि अविवाहित महिलाएं भी 24 हफ्ते तक अपना गर्भपात करा सकती हैं। पहला वाला इसलिए ठीक है, लेकिन धरातल पर स्थिति दयनीय बनी हुई है। महिलाएं अस्पतालों में आसानी से गर्भपात नहीं करा पाती क्योंकि एमटीपी संशोधन नियम 2021 का नियम जो था 3(2)B वो एकल महिलाओं को 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं देता। ठीक है ना, ये नियम जो है भेदभावपूर्ण है। क्यों? क्योंकि केवल विशेष श्रेणियों की अनुमति देता है जिसमें यौन उत्पीड़न, नाबालिग, विधवा, तलाकशुदा, विकलांग महिला, एक विकर्ण भ्रूण या मानवतावादी आपात स्थिति में फंसी महिला, इनको 20 सप्ताह के बाद गर्भपात तक पहुंचने की अनुमति है। और भारत में तो गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अधिनियम 1970 द्वारा शासित है, क्योंकि आईपीसी के तहत देखोगे तो एमटीपी शर्तों को पूरा नहीं करने पर यह गर्भपात क्या है, एक आपराधिक कृत्य है। और कानून में संशोधन नहीं होने से क्या है कि डॉक्टरों पर इसका बुरा असर पड़ता है। भाई जब पुलिस के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने या फैसले की जानकारी नहीं होती है तो क्या होता है, भाई नियमों के तहत मौजूदा समय में जो गर्भपात की गोलियां हैं उनके मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, अगले में कहा गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर आर्द्रभूमि, इधर प्रमुख विशेषता, जैसे कि हैदरपुर आर्द्रभूमि विश्व स्तर पर संकटग्रस्त 15 से अधिक प्रजातियों का समर्थन करता है। बांदवाना आर्द्रभूमि भालू बचाव केंद्र, सूर सरोवर इको टूरिज्म के लिए हब। तो युग्मों में से कौन सा या कौन से सही है? कौन सा या कौन से सही है? हैदरपुर आर्द्रभूमि की बात करें तो ये एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो 1984 में गंगा नदी के बाढ़ के मैदान पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण से बनी थी। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीमा पर स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर स्थित है और ये पौधों की लगभग 30 प्रजातियां और पक्षियों की 300 प्रजातियां, लगभग 102 जल पक्षी हैं उसमें, 40 मछलियों की और 10 से अधिक स्तनपायी जो होते हैं उन प्रजातियों के सहित अलग अलग जानवरों और पौधों की प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। ठीक है ना, और 15 से अधिक विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों का समर्थन करता है, जैसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल है, लुप्त प्राय हॉग हिरण है, ब्लैक बेल्ड टर्न है या स्टेप ईगल है, इंडियन स्कमर है, गोल्ड महासीर है, यानी कि ये सब। और इसे 2021 में भारत में 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, यानी कि पहला वाला हमारा मिलान है, सही है, ठीक है, करेक्ट है। सूर सरोवर झील की बात करें, सॉरी उसकी बांदवाना आर्द्रभूमि की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है और ये अर्ध शुष्क कृषि परिदृश्य में स्थित है और ये गेहूं और धान के खेतों से मतलब गांव से घिरा हुआ है। ये झील जो है बचाए गए डांसिंग जो भालू हैं उनके लिए भालू बचाव केंद्र है। और बांदवाना जो वेटलैंडर्स एक महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं कि जल पक्षी आवास और इको टूरिज्म का केंद्र भी है। यानी कि 2 और 3 क्या है हमारे, ये गलत हैं, 2 और 3 गलत हैं। ठीक है,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, बाजरा के निम्नलिखित स्वास्थ्य लाभों पर विचार कीजिए। बाजरा के निम्नलिखित स्वास्थ्य लाभों पर विचार कीजिए। मधुमेह और मोटापे में लाभकारी, उच्च ग्लिसेमिक इंडेक्स, उच्च प्रोटीन स्तर, पौष्टिक रूप से गेहूं और चावल से बेहतर। तो कौन सा सही है इसमें से? भाई बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के उपलक्ष्य में देखोगे तो जो CSIR है उसमें इनोवेशंस जोन बाजरा नामक कार्यक्रम इसमें रखा गया, ठीक है ना। बाजरा जो है मोटापे, मधुमेह और जीवन शैली के मुद्दे जैसे स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं उनमें भी मदद कर सकता है, क्योंकि वे लस मुक्त होते हैं, कम ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है वो उसमें होता है, और आहार फाइबर हो गया या एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ये सब उसमें उच्च होते हैं, ठीक है ना। और ये शुष्क क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन संबंध उपायों के साथ साथ छोटे किसानों और सीमांत किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। तो उच्च प्रोटीन स्तर और पोषण सुरक्षा प्रदान करते हैं, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में जो पोषण की कमी है उसको बचाव करने की बात इधर की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें केवल जो हमारा स्टेटमेंट है वो सेकंड गलत है, उच्च ग्लाइड इंडेक्स, बाकी तीनों ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहा गया है हाल ही में हेपेटोरेनल संक्रमण खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में से किस शरीर के अंग से संबंधित है? किडनी, हृदय, छोटी आंत, मस्तिष्क, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी, किडनी से संबंधित है। अगला, क्योंकि जो कूनो चीता हैं उनको हेपेटोरेनल संक्रमण के साथ पाया गया था, इसलिए खबरों में रहा था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साकिनीलेती पिल्ली, मलकीपुरम, मामिदी कुदरू और अल्लावरम जैसे स्थान हाल ही में खबरों में रहे हैं, इन जगहों में क्या आम है? सौर मौर्य स्तूप के स्थल, ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल, शिव मंदिर के स्थल, बुद्ध सर्किट बनाने के लिए चयनित स्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल, ठीक है। क्योंकि पूर्वी तट पर चल रहे वार्षिक प्रजनन के मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी क्षेत्र हैं उनमें काकीनाडा और जो अंतर्वेदी के बीच समुद्र तट हैं उनके किनारे सैकड़ों कमजोर ओलिव रिडले कछुए यानी कि लोडलो चलीस जो ओलिवेशिया है वो बह गए हैं, उन्हीं को लेकर के है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि भारत में सड़क दुर्घटना 2021 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पिछले साल की तुलना में मौतों का बढ़ता रुझान, 2019 की तुलना में सड़क दुर्घटना की गंभीरता में ऊपर की ओर प्रक्षेप अपवक्र, सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क दुर्घटना डाटा के विश्लेषण के लिए एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस यानी कि IRAD प्रणाली विकसित की गई। कौन से कथन सही हैं इसमें से? कौन से कथन सही हैं? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट हैं, क्योंकि सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय है उसने वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 प्रकाशित की थी, ठीक है ना। क्योंकि इनकी अलग अलग रिपोर्ट जब आई थी तो अलग अलग इनके आंकड़े निकल के आए थे, क्योंकि कोविड-19 के कारण आवागमन पर प्रतिबंध के कारण 2020 में दुर्लभ गिरावट के बाद में देखोगे तो सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौत में वृद्धि हुई थी। क्योंकि पिछली साल देश भर में देखोगे तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हैं, जिनमें से 1,53,972 लोगों की मौत हुई और 3,84,448 लोग घायल हुए। यानी लगभग औसतन निकालोगे तो प्रत्येक दिन 1130 दुर्घटनाएं हैं, 422 मौतें हैं और हर घंटे 47 दुर्घटनाएं और 18 मौतें हैं, ठीक है। तो आंकड़े इनके अलग अलग थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहला है UNHRC, ह्यूमन राइट्स वॉच, UNO और UNESCO। सब जानते हो कि ह्यूमन राइट्स वॉच, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
क्योंकि जो हाल ही में जारी ह्यूमन राइट्स वॉच यानी कि HRW की विश्व रिपोर्ट 2023 है, उसमें कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों ने 2022 तक कार्यकर्ता समूहों और मीडिया पर अपनी कार्रवाई को तेज और व्यापक कर दिया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में नोबल्स हेलेन शब्द चर्चा में रहा है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नई मकड़ी की प्रजाति, नवनिर्मित क्षुद्र ग्रह, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, नई तितली प्रजातियां। ठीक है, नई तितली प्रजातियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई तितली प्रजातियां। नोबल्स हेलेन अरुणाचल में भारत की सबसे नई तितली की उत्पादन किया है उसने, जो अरुणाचल राज्य ने जो है अरुणाचल में देखा गया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि T+1 निपटान, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो T1 निपटान व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसके तहत स्टॉक खरीदने वाले निवेशकों को ट्रांजैक्शन पूरा करने के अगले दिन शेयरों की डिलीवरी मिलेगी। भारत में शेयर बाजारों ने T+1 निपटान व्यवस्था में अपना परिवर्तन किया। इससे खुदरा निवेशक या व्यापारी की समग्र मार्जिन दायित्व में कमी आएगी। कौन सा सही है इसमें से? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 27 जनवरी को जो है भारत में शेयर बाजारों ने T1 निपटान व्यवस्था के लिए अपने संक्रमण का समाधान किया था और इसके तहत स्टॉक खरीदने वाले जो निवेशक हैं उनको लेन देन पूरा करने के अगले दिन शेयरों की डिलीवरी मिलेगी। पहला इसलिए ठीक है क्योंकि एक व्यापार में 3 महत्वपूर्ण कार्य शामिल होते हैं: व्यापार का निष्पादन, समाशोधन और निपटान, और अलग अलग संस्थाओं द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है ना। और ये सब स्टॉक की खरीद या बिक्री से पहले होता है। इसी का टी का उपयोग करके दर्शाया जाता है, जो कि किसी भी विशेष दिन पर निष्पादित व्यापार है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत का चयन कीजिए। पहला दिया है इसने कि यह जुलाई 1987 के भारत श्रीलंका समझौते का परिणाम है। सेकंड है, इस पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति JR जयवर्धन ने हस्ताक्षर किए थे। इसने देश के सभी 9 प्रांतों को स्वशासन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रांतीय परिषदों का निर्माण किया। यह श्रीलंका में जातीय संघर्ष और गृह युद्ध को सुलझाने का एकमात्र प्रयास था। तो याद रखना, जैसे जैसे तमिलों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही थी उस टाइम पे, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 13वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने का संकल्प लिया था। ये जुलाई 1987 का जो भारत श्रीलंका समझौता था उसका परिणाम था। इसीलिए याद रखना ऑप्शन नंबर ए तो हमारा ठीक है। और जातीय संघर्ष और जो गृह युद्ध थे उनको हल करने के प्रयास में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति JR जयवर्धन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए हमारा दूसरा गलत है और तीसरा हमारा सही है। चौथा भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गलत है। ठीक है। तो आज के जनवरी मंथ 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि यूपीएससी और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि हमारा फरवरी 2023 को लेकर के रहेगा। इसी तरीके से हम लोग जो है मंथली के प्रत्येक लेक्चर को हम लोग जो है 30 से 50 क्वेश्चन के अंदर कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।